नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल में हुए NH न्यूज के खबर के सबसे बड़े सर की। जी हां, यासीन मछली को एक बार फिर से जेल में शिफ्ट किए जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। ड्यूटी पर तैनात गार्ड को वापस बुला लिया गया। बड़ी खबर यह है कि जानकारी के मुताबिक यासीन मछली कोर्ट को गुमराह कर रहा था। 2 हफ्ते से बिना किसी गंभीर बीमारी के वो अस्पताल में एडमिट हो चुका था। मामूली सा इन्फेक्शन था जिसका हवाला देकर उसको अस्पताल ले जाया जाता है। यासीन के आवेदन पर कोर्ट ने चेकअप का आदेश दिया था, लेकिन जेल प्रशासन पहले ही लिखित में बता चुका था कि उसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हमीदिया अस्पताल का मेडिकल बोर्ड भी भर्ती की ठोस वजह बता नहीं पाया। NH 24/7 ने इस खबर को दिखाया कि किस तरह से, देखिए, यासीन मछली, उसके पूरे परिवार ने ड्रग का धंधा फैलाया और ब्लैकमेलिंग के केस में ये सभी आरोपी हैं और अब ये अस्पताल में रह रहे थे झूठी बीमारी का बहाना बना के। जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तब मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला और अब एक बार फिर से यासीन मछली पर शिकंजा कसने की तैयारियां हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। NH की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। तो राजधानी भोपाल में खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरह से ड्रग सिंडिकेट यहां पे फैला हुआ था, NH 24/7 ने, देखिए, इस खबर को दिखाया कि जब जेल में शिफ्ट किया गया था उसके बाद किस तरह से यासीन ने बीमारी का बहाना बना दिया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड को वापस फिलहाल बुला लिया गया है। 2 हफ्ते से ये व्यक्ति, ये आरोपी अस्पताल में एडमिट था। और सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। गौरव, मामूली इन्फेक्शन के चलते 2 हफ्ते से ट्रीटमेंट ले रहा था यासीन मछली। रिपोर्ट में क्या मिला है? जेल प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बताना चाहूंगा आपको कि 2 हफ्ते पहले यासीन मछली को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया था चेकअप के लिए और वहीं पर वो 2 हफ्ते से एडमिट हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर जेल प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि 2 हफ्ते पहले यासीन मछली को एक मामूली सा इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन उसने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है जेल के बाहर। जिसके बाद कोर्ट ने पहले तो एक आदेश दिया था कि इसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। तो जेल प्रशासन ने बकायदा लिखित में कोर्ट को ये कहा था कि उसे एक मामूली सा इन्फेक्शन है और अस्पताल ले आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यासीन मछली ने दोबारा कोर्ट में याचिका दायर की और दोबारा जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो यासीन मछली को हमीदिया अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया गया और वहीं पर वो एडमिट हो गया। जेल प्रशासन ने जब हमीदिया के मेडिकल बोर्ड से पूछा कि यासीन मछली को किस आधार पर एडमिट किया गया है, तो मेडिकल बोर्ड 2 हफ्ते में भी जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गौरव कि हमीदिया अस्पताल 2 हफ्ते में जवाब पेश नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि आखिर बीमारी क्या थी? क्या वहां पे भी संरक्षण मिल रहा था, कोई मदद कर रहा था यासीन मछली की? मामले में हमीदिया अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पर ये साफ लग रहा है कि हमीदिया अस्पताल ने यासीन मछली पावर और उसका पैसा देखकर किसी चाटघाट के चलते उसको 2 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रखा, क्योंकि ये साफ तौर पर साफ दिख रहा था कि कोर्ट को गुमराह कर यासीन जेल से बचने के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती हुआ है। इस मामले की जानकारी जब NH न्यूज को लगी थी तो NH न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया भी था, प्रकाशित भी किया था। उसके बाद प्रशासन के कान खड़े हुए और उसके बाद तत्काल जो गार्ड उसके सिक्योरिटी में लगाए गए थे उन्हें तत्काल कल रात को वापस बुला लिया गया है और आज उसे वापस जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2 हफ्ते से जहां यासीन मछली हमीदिया अस्पताल में जेल से बचने के लिए लगातार एडमिट था और हो सकता है कि और लंबे समय तक वो हमीदिया अस्पताल में इसी तरह से भर्ती रहता, लेकिन कहीं ना कहीं NH न्यूज की खबर की वजह से यासीन मछली हो सकता है कि जेल वापस पहुंच जाए। बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं मौज काटने की तैयारियां हो रही थी अस्पताल के बहाने। वो 2 हफ्ते से जेल से बाहर था और हो सकता है कि वक्त और लंबा होता, लेकिन NH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, उठाया। देखिए, हमारी खबर का असर भी देखने को मिला है। फिर से जेल में शिफ्ट किया जाएगा यासीन मछली को। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो यासीन के आवेदन पर कोर्ट ने आदेश दिया था। जिस तरह से उसने बार बार मेडिकल को लेकर बातें कही थी मेडिकल बोर्ड, लेकिन अब वजह नहीं बता पाया कि 2 हफ्ते से यासीन को अस्पताल में रखा गया था। अगर मामूली इन्फेक्शन था तो इतना वक्त क्यों लगा है? ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के बीच ठगी के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आपको दिखाते हैं निवाड़ी जिले से। पर्यटन नगरी ओरछा में मिठाई की दुकान संचालित करने वाले विजय सेन ने
तौलने के लिए 370 रुपए का तौल कांटा लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने मीशो से ऑर्डर किया था ये कांटा। डिलीवरी बॉय पार्सल को लेकर दुकान पहुंचा। विजय ने डिलीवरी बॉय के सामने ही पैकेट खोला और जैसे ही पार्सल खोला गया तो पैकेट के अंदर रद्दी बेकार कागज मिलते हैं, मशीन नहीं मिलती है। विजय सेन ने डिलीवरी बॉय से आपत्ति जताई और कहा कि तो सरासर ठगी है, उसका भुगतान वापस किया जाए। और इस पर डिलीवरी बॉय ने साफ कहा ये मामला ऑनलाइन शिकायत के साथ ही सुलझेगा और वहीं से आपको रिफंड मिलेगा। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि हम तो छोटे व्यापारी हैं, दुकान के लिए जरूरी जो सामान है मंगा लेते हैं, ऐसे ही रद्दी अगर भेजी जाएगी तो ऑनलाइन कंपनियों पर भरोसा कैसे होगा। हमने ऑनलाइन कांटा मंगाया था, इसमें रद्दी निकली है सर। काय के लिए काटा? कांटो ये तोलने के लिए, मिठाई तोलने के लिए। कौन सी कंपनी से? नीसू कंपनी। नीसू कंपनी। कितना रुपए दिया था? हमने 370 रुपए। और उसकी जगह रद्दी कॉपी आ गई? रद्दी निकली। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो देखिए ये खबर थोड़ी सी डराने वाली आपके लिए हो सकती है। ऑर्डर कुछ और किया था, लेकिन जब ऑर्डर पहुंचा तब यहाँ पे रद्दी किताबें मिलती हैं। तौल कांटा मिठाई के लिए मंगवाया था, पार्सल में रद्दी कागज मिलने के बाद दुकानदार के होश उड़ गए। ऑनलाइन चूंकि शॉपिंग थी तो ऑनलाइन शिकायत के बाद ही रिफंड मिलेगा ये कह दिया डिलीवरी बॉय ने। उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और दुकानदार परेशान होता रहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साल 2025 में 15,000 से ज्यादा अपराध हुए हैं। बीते साल महिला, साइबर क्राइम और हत्या से जुड़े हुए अपराध लगातार तेजी के साथ बढ़े। चाकूबाजी के मामले भले ही थोड़े से कम हुए हों, एसएसपी लाल उमेद सिंह ने पुलिस का साल भर का लेखा जोखा पेश किया है। रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि रायपुर में 2024 में 17,703 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में ये 15,896 रहे। पिछले साल की तुलना में 2025 में 10% आपराधिक आंकड़ों में कमी देखने को मिली। आंकड़े भी कहते हैं कि क्षणिक विवाद में हत्या जैसे मामले इस साल बढ़े। एसएसपी ने कहा है कि इस तरह के अपराध इस साल यानी कि 2026 में कम हो जाएंगे। ड्रग के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई। 271 मामलों में लगभग 445 आरोपी गिरफ्तार हुए। नारकोटिक्स ने एक बड़े रैकेट को खत्म किया और आने वाले दिन में इस पर निगरानी भी रखी जाएगी ताकि फिर से ड्रग्स का कारोबार ना हो सके। पिछले बार 2024 और 2025 के कंपेरेटिव किए जाने पर पिछले साल 2024 में रायपुर में 17,703 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, वहीं इस बार 15,896 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। लगभग 10% के आसपास की इस बार के आपराधिक आंकड़ों में कमी पाई गई है। कुछ आंकड़े जिस पर हत्या के प्रकरणों में वृद्धि पाई गई है, इस पर अगर एक की समीक्षा किए जाने पर बहुत केसेस ऐसे हैं तो त्वरित विवाद या क्षणिक कारणों से हड़कंप मच जाता है जब एक घर के बगल में लगे मोबाइल टावर के पास एक विशाल अजगर दिखाई दिया है। गांव वाले दहशत में आ गए थे। जानकारी पर माधवगढ़ वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी पहुंचे और उनकी टीम ने रेस्क्यू किया है। पहले तस्वीर आप देखिए, विशाल का ये अजगर, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत, इसके बाद टीम ने विशाल अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया, उसे पकड़ा और बोरे में बंद करके जंगल क्षेत्र में वापस से छोड़ा गया। वन अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि अगर कोई वन्यजीव इस तरह से दिखता है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें। दहशत का ये पर्याय अजगर बन चुका था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस विशाल काय इतने बड़े अजगर को बोरे में बंद किया गया और वापस से जंगल के पास छोड़ा गया। सीहोर से अगली खबर है। नाईहेड़ी गांव में रविवार को वहां भी हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। धमतरी जिले का ग्राम कंडेल बिल्कुल खास है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जिनका जन्म स्थान है, जिनका देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1920 में सफल
जो कंडेल नहर सत्याग्रह उसके तौर पे इसे जाना जाता रहा, और बाबू छोटेलाल ने स्वदेशी प्रचार के लिए खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना यहाँ पर की थी। 1922 में सिहावा और 1930 में रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात आप देखिए कि देश की आजादी में महानायक की जयंती मनाने की परंपरा बंद कर दी गई। जयंती समारोह के लिए जो फंड आता था वो बंद हो चुका है। बता दें कि हर साल 28 फरवरी को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की जयंती गांव में धूमधाम के साथ मनाई जाती रही है। सरपंच बता रहे हैं कि 2 साल से फंड का अभाव है और इसके चलते ही आयोजन रुक जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं होता। कुल मिला के हम उनको भूल गए हैं। मामले पर कलेक्टर ने संज्ञान लेने की बात कही। अभी क्या है, मैं अब मेरे कार्यकाल में अभी तक तो फंड आए नहीं है। 1 लाख का फंड आते हैं ऐसा बताए थे पूर्व सरपंच लोग। उसका उपयोग सिर्फ सांस्कृतिक काम है और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के आसपास जो कुछ काम हो जाता है उसमें। हाँ, अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शासन के जो काम है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी शासन के प्रकार के काम हमारे पंचायतों को सौंपा है तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी के गौरव है और उन्हीं की वजह से कंडेल सत्याग्रह चालू हुआ था जो पूरे भारतवर्ष में विदित है। और उनके जो जन्म तिथि पे कल्चर डिपार्टमेंट में से जो फंड्स आते हैं ऑलरेडी वो अप्रूव्ड है। तो हम लोग चेक करा लेंगे कि फंड्स वगैरह का लास्ट 2 ईयर्स में क्यों डिसबर्स नहीं हुआ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है एमपी से, भोपाल से, जहां पे मध्य प्रदेश में सर्दी के चलते कई स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। तो राजधानी के स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। भोपाल की हम बात करें, सुबह 9:30 बजे के बाद स्कूल लगेंगे। नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के समय में परिवर्तन किया गया है। तेज ठंड को देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बड़ी खबर, अहम खबर भोपाल से है। अब स्कूलों का समय बदल जाएगा। स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्दी सितम ढा रही है। इस पर हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। अनुराग, लगातार सर्दी सितमगर होती जा रही है और अब देखिए बड़ा फैसला, तेज ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय बदल जाएंगे। क्या ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए लागू होगा? क्या खबर है पूरी, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित रूप से जो आदेश है वो शासकीय और अशासकीय दोनों स्कूलों के लिए लागू किया गया है। और साथ में ऐसा ही नहीं है जो मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड के स्कूल हों या फिर सीबीएसई के स्कूल हों, सारे स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है। सुबह 9:30 बजे के बाद ही स्कूलों को लगाने के निर्देश हैं। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए निर्देश जारी किया गया क्योंकि कम उम्र के छात्रों पर ठंड का ज्यादा असर होता है, इसे देखते हुए ये आदेश है। और इसमें साथ में ये भी निर्देशित किया गया कि इस मामले में अगर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो एक बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरह के मौसम मध्य प्रदेश में इस समय, क्योंकि कोहरे के कारण ना तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बच्चों के लिए रह सकती हैं, विजिबिलिटी काफी कम है और साथ में ठंड भी काफी तेज है। जी अनुराग, अलर्ट क्या है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि आने वाले दिन में क्या कोहरा ऐसा ही रहने वाला है, शीतलहर बनी रहेगी और क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है पूरे जनवरी भर? देखिए, अगले 3 दिनों के लिए लगभग ऐसे ही मौसम का अनुमान है और ये बहुत सावधानी की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी कम हुई है, 50 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देखा जा सकता है। तो ये लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि ना तो रात में अगर आवश्यक हो तो ना निकले, आवश्यक हो तो नहीं, आवश्यक हो तो ही निकले, और सुबह भी तकरीबन 9 बजे तक के ऐसे ही हालात रहने वाले हैं मौसम विभाग के अनुसार। ठीक है अनुराग, आप बने रहेगा, कुछ और भी खबरें जिस पर आपसे हम जानकारी आगे लेंगे। तो देखिए, राजधानी में स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 15 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि कौन कौन से वो शहर होंगे, कौन कौन से वो जिले होंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात हो रही है राजधानी की, जहां पे भोपाल में भी सभी स्कूलों पर आदेश लागू होगा। 9:30 बजे के बाद स्कूल लगने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आ रही भोपाल से। आज दिल्ली और जयपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट TIE ग्लोबल समिट में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम होगा जहां पे संवाद भी होगा। उभरते और उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। तो प्राथमिकताएं प्रस्तुत की जाएंगी। आज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अवसरों की समीक्षा भी की जाएगी। उसके बाद दिल्ली का दौरा होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और दिल्ली के दौरे में क्या कुछ खास होगा चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार बने हुए।
अनुराग, तो आज दिल्ली का और जयपुर का शेड्यूल आ चुका है। किस तरह के कार्यक्रम आज जयपुर में होने वाले हैं और दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण? निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली और जयपुर दोनों के दौरों पे रहेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री जयपुर जाएंगे। जयपुर में जो TIE ग्लोबल समिट है उसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और कई सारे प्रेजेंटेशंस वहां पर होने वाले हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधि मंडल है वो उच्च विकास वाले जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, उनके संदर्भ में बात करेगा। Tier 2 सिटीज के बारे में बात करेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दिल्ली की बैठक में जो मध्य प्रदेश के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं सड़कों को लेकर, हाईवेज को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल बात करेगा और नितिन गडकरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जी तो ये संगठन से जुड़ा हुआ विषय नहीं होगा अनुराग, क्योंकि दिल्ली का दौरा बार बार दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री, सिर्फ सड़कों पर बात होगी या फिर कुछ अंदर खाने से भी खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, फिलहाल तो इस तरह की कोई खबर नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है जिसमें सभी राज्यों को शामिल होना है सड़कों के मसले पर। और माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की जो समीक्षा बैठक है। ठीक है अनुराग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर भी आपसे हम अपडेट लेंगे, आगे ये खबर बताएंगे डिटेल में, बनेगा आप हमारे साथ। तो देखिए, आज दिल्ली में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट की बड़ी समीक्षा की जाएगी, जिसको लेकर आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी हम। भारत मंडपम नई दिल्ली में शाम 5 बजे समीक्षा बैठक होगी। मध्य प्रदेश की जो संचालित और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, इस पर बातचीत होगी। लंबित प्रोजेक्ट के समाधान पर फोकस होगा। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण जो स्वीकृति है उनसे जुड़े मुद्दे पर मंथन होगा। तो MP में 61 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं फिलहाल क्रियान्वयन में है। NHAI के 33 और MoRTH PWD के 28 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2025-26 की वार्षिक योजना और परियोजनाओं की भी समीक्षा होगी। चलिए डिटेल में फिर से समझते हैं। अनुराग मालवीय, ब्यूरो प्रमुख भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, आप जिक्र कर रहे थे कि आज की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कितने प्रोजेक्ट पेंडिंग है इस वक्त, कितने काम हो रहे हैं MP में जिसको लेकर समीक्षा होनी है? किया था मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री से कि किस तरह का ये पूरा की पूरा कार्यक्रम रहेगा। शाम 5 बजे जो है ये बैठक होगी। और अगर हम बात करें तो NHAI और MoRTH दोनों ही संबंध में जो मध्य प्रदेश के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 33 जो हैं वो NHAI के प्रोजेक्ट्स हैं और 28 जो है MoRTH यानी कि PWD के प्रोजेक्ट हैं। कुल 61 परियोजनाओं की आज समीक्षा करेंगे। नितिन गडकरी जो हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसमें लगभग 9300 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के बीच के प्रोजेक्ट्स हैं। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में आता है और कनेक्टिविटी पूरे देश की मध्य प्रदेश से प्रभावित होती है। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल रहने वाले हैं। जी तो बिल्कुल डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे, समीक्षा की जाएगी और खासतौर पर समाधान पर फोकस होगा, किस तरह से जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उनको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। और चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आज क्या कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर रायपुर से है। आज CM विष्णुदेव साय के कार्यक्रम होंगे विभागीय बैठक वाले। सुबह 11:30 बजे विभागीय बैठक में शामिल होंगे। मंत्रालय यानी कि नवा रायपुर में ये बैठक आयोजित होगी। शाम 5 बजे बीजेपी के प्रदेश दफ्तर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:30 बजे अपने निवास यानी कि CM हाउस वापस लौटेंगे। तो आज विभागीय समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। शाम को 6:30 बजे उनका वापस लौटने का कार्यक्रम होगा। तो सुबह 11:30 बजे विभागीय बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मंत्रालय में विभागीय बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद शाम को 5 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पे एक कार्यक्रम बैठक, उसके बाद शाम 6:30 बजे वापस CM हाउस लौट जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा बचाओ संग्राम, जो कि 10 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। तो नए जीरामजी जो कानून है उसके खिलाफ कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करने वाली है। 10 तारीख को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अभियान की शुरुआत होगी। 11 जनवरी को जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय उपवास होगा और प्रतीकात्मक विरोध होगा। 12 से लेकर 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर
चौपाल लगेंगे, जनसंपर्क अभियान चलेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पत्र मनरेगा श्रमिकों तक पहुंचेंगे। 30 तारीख को यानी कि 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक कलेक्टर कार्यालय पर मनरेगा बचाव धरना दिया जाएगा। 7 से लेकर 15 फरवरी तक पीसीसी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव होगा और 16 से लेकर 25 फरवरी तक एआईसीसी का क्षेत्रीय रैली आंदोलन होगा, इसका समापन होगा। तो आपको पूरा शेड्यूल बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखिए रूपरेखा तैयार कर चुकी पूरे आंदोलन की। वीबी जीराम जी कानून पर सियासत पूरे देश में आने वाले दिन में देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन 10 तारीख से शुरू करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही रायपुर से। वीबी जीराम जी कानून को लेकर सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम को 4 बजे संवाद करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के फायदे वो बताएंगे। तो नए बिल को लेकर जनता तक अपनी बातें पहुंचाएंगे सीएम। तो एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस पर क्लैरिफिकेशन देंगे आज। तो वीबी जीराम जी कानून को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम ठीक 4 बजे संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना की जो खूबियां हैं वो मुख्यमंत्री बताएंगे। नए बिल को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NH24/7 के साथ। नमस्कार।